एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर्स हब। तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था द हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, राइट। ये हमने देखा था कि कौन कौन से एक्ट्स आए थे जिन्होंने हेल्प की कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कंपनी रूल को। कंपनी रूल था 1773 से लेकर 1858। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्राउन रूल को। हम वो सारे एक्ट्स को कवर करेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स को कवर करेंगे जो क्राउन रूल के दौरान आए थे। क्राउन रूल था 1858 से लेकर 1947 तक। तो ये है कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को बहुत ही एक्सक्लूसिव एंड सिंपल मैनर में कवर करेंगे। ये उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें पॉलिटी बहुत मुश्किल लगती है। तो हम कंटिन्यू करते हैं विद द सेकेंड वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, 1813, 1833 एंड 1853 चार्टर एक्ट्स के बारे में, राइट। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए जाकर, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चला। तो क्राउन रूल में कौन कौन से एक्ट्स आए थे? क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट आए। इंडियन काउंसिल्स एक्ट में 1861 का, 1892 का एंड 1909 की जो एक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 का, देन 1935 का, और फाइनली आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो चलिए हम सारे एक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, राइट, तो ऐसा क्या हो गया था कि क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को रिप्लेस कर कर खुद कंट्रोल लेना पड़ा इंडिया का। तो ये हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में इंडिया में बहुत सारे रीजन्स में से क्या हो रहा था कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गए थे, राइट। अगर आप दिल्ली की बात करो, अगर आप बिहार की बात करो, राइट, अगर आप झांसी की बात करो, तो ये इंडिया के जो रीजन्स थे वहाँ से रिवोल्ट था वो स्टार्ट हो गए थे। वहाँ के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होना स्टार्ट हो गए थे, राइट। तो उन्होंने एक जंग छेड़ दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हम इनको रिप्लेस करके रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो हम हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, राइट। तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी वो इंडिया के खिलाफ थी, वो इंडिया के पीपल को दबा रही थी, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो जो एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की थी, उसके खिलाफ इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में से रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए थे। तो उसको ही हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको हम और क्या बोलते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटनी, राइट। जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में स्पाइज थे, राइट, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप ऐसा मानो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें थी ना, तो उनको एक झटका दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 ने। तो इतना वाइड जो इम्पैक्ट देखने को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी पे रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो इस सिचुएशन को देख के ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि जो भी सिचुएशन इंडिया में चल रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल सकती, राइट। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करने के बाद वो सारी कंपनी बंद कर दी गई। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी वो भी ख़त्म कर दी गई, और इंडिया का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, हमने पिछले एक्ट्स में पढ़ा था कि पहले तो था जी गवर्नर ऑफ बंगाल, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी उसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ख़त्म करके रिप्लेस कर एक न्यू नेम दिया गया जिसे बोलते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया, ओके, जो था उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या किया गया? एक न्यू ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी ये वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम है? देखो, वाइसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों ही इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। वाइसराय डायरेक्टली कंट्रोल करेगा इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। बट ये दोनों की मेंबरशिप क्या थी, जो वाइसराय था वो था डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, राइट। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्टली क्राउन को। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ये था बंदा जो क्राउन की तरफ से भेजा गया था एज अ वाइसराय, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो भेजा गया था पार्लियामेंट की तरफ से। तो ऐसे इंडिया को उस टाइम पे कंट्रोल करने का सोचा गया था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उस टाइम पे वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, राइट। उसके बाद और क्या प्रोविजन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, इसमें जो डुअल सिस्टम हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो कंपनी के ऑपरेशंस थे, पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल, उनको अलग अलग करने के बाद ये बोला गया कि कमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। तो जो एक न्यू बॉडी बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इस बॉडी को ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि देखो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म कर दी गई, तो उसके जो ये बॉडीज़ थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रही थी वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, राइट। तो इस एक्ट से डुअल गवर्नमेंट थी जो एस्टैब्लिश हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, वो ख़त्म की गई, राइट। उसके बाद हमने बात की कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएगा, राइट। तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ से आएगा, पार्लियामेंट से आएगा। उसकी हेल्प करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई जो उसको हेल्प करेगी इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये थी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। अभी क्या है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया गया, राइट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा क्यों ना हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आएं, राइट। इंडियंस को जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आएंगे तो उनकी हमें कॉपरेशन मिलेगी कि इंडिया को कैसे गवर्न करना है, राइट। तो इंडियंस हेल्प करेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो इंडियंस ही रह रहे थे, उन्हें ही पता था कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो वो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। इन परसेंस ऑफ दिस पॉलिसी किया क्या गया कि 3 एक्ट आए जिन्हें हम बोलते हैं काउंसिल्स एक्ट, राइट। जो आया था 1861 में एक, और उसके बाद 1892 में और 1908 में। तो इन सभी एक्ट को हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट बोलते हैं। अभी इंडियन काउंसिल्स एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों एक्ट्स में जो ज़्यादा फोकस था वो इस काउंसिल पे था। अभी ये काउंसिल्स क्या थी, राइट। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जहाँ आप लगा लो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अभी हो गया था 1858 के एक्ट के बाद वाइसराय ऑफ इंडिया, तो उसको असिस्ट कर रही थी एक काउंसिल, राइट। तो उस जो काउंसिल थी, राइट, उसको 1853 के एक्ट में इस काउंसिल को डिवाइड कर दिया गया था इनटू एग्जेक्टिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी हमने देख लिया था। अभी होता क्या है कि इस एग्जेक्टिव काउंसिल में भी और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दोनों में थे ब्रिटिशर्स, राइट। तो इंडियंस की कॉपरेशन कहीं भी नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इस जो ये काउंसिल है जो गवर्नर जनरल और वाइसराय को हेल्प कर रही है, ये काउंसिल, क्यों ना हम इसमें इंडियंस को लाना स्टार्ट कर दें, राइट। तो इसी इंडियन कॉपरेशन को देखते हुए ये काउंसिल एक्ट आए थे। तो हम एक एक करके इन सभी काउंसिल एक्ट को पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें देख लें। पहले तो ये कि जो हमारी एक गवर्नमेंट होती है ना, तो जो हमारी एक गवर्नमेंट है उसमें 3 बॉडीज़ होती हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जेक्टिव बॉडी होती है जो लॉज को एग्जीक्यूट करती है, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, और लेजिस्लेचर बॉडी होती है जो लॉज को बनाती है, और जुडिशरी जो जस्टिस इंश्योर करती है, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट 2 लेवल पे, मेजरली बात करें 2 लेवल पे काम करती है। वैसे तो 3 टियर गवर्नमेंट लेवल है, बट अगर हम मेजरली बात करें तो एक तो होती है जी सेंट्रल लेवल पे सरकार, और एक होती है स्टेट लेवल पे सरकार। सेंट्रल लेवल पे सरकार जो पूरे के पूरी इंडिया को कंट्रोल कर रही है, राइट। और स्टेट लेवल पे सरकार जो जो एक स्टेट को गवर्न करती है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट की एक अपनी गवर्नमेंट है। तो जब एक स्टेट लेवल पे हम देखते हैं तो उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम इसी
सेंट्रल लेवल की बात करें और स्टेट लेवल की बात करें, गवर्नमेंट तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कौन कौन से काम करेगी, सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है वो एग्जेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगी, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी पर फंक्शन परफॉर्म करेगी। सेम वे स्टेट लेवल पे भी जो सरकार है वो एग्जेक्टिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, राइट। बट जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जैसे आज की इंडिया की स्टेट्स है ना, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया के राज्य थे, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उस टाइम जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे राज्य थे, उनको स्टेट्स ना बोल के हम प्रोविंसेस बोलते थे, राइट। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया के राज्य थे, एक तो सेंटर की सरकार थी जो थी वाइसराय की, राइट। जो स्टेट लेवल पे जो प्रोविंसेस लेवल पे सरकार थी वो थी गवर्नर्स की, राइट। तो उस टाइम पे हम उनको स्टेट्स नहीं थे बोलते, हम उनको प्रोविंसेस बोलते थे। तो जो भी लेजिस्लेचर प्रोविंसेस में काम करते थे उनको हम बोलते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर वाइसराय के साथ काम करते थे उनको हम बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में ही ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो मुझे ये था कि शायद आपको ना पता हो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर क्या है और प्रोविंसेस किसको बोलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें क्या किया गया। देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो काउंसिल्स थी, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए ये एक्ट आया था, जिसमें किया क्या गया कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, देखिए अभी आप अगर इस एरिया में बोलो कि ये एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं, राइट। तो लोग रह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, राइट। तो कोई बाहर से एक्ट आता है, इस पे अप्लाई किया जाता है, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उस एक्ट की एप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो इतने फेवरेबल नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एक्ट बनाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे नहीं रहते, राइट। तो क्यों ना, तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि क्यों ना हम यहीं से जो लोग रहते हैं, इस एरिया में जो लोग रहते हैं, उनसे ही हेल्प लें एक्ट बनाने की, ताकि उस एक्ट की बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, राइट। तो यही एक आइडिया लेकर चल रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट उस टाइम पे, और उन्होंने सोचा इंडियंस को हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लेजिस्लेचर में हम इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए वाइसराय को बोला गया कि वाइसराय नॉमिनेट करेगा कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देखिए, हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी आपको ये क्लियर कर लो आप एक डाउट, क्या है कि मेंबर्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स कौन से होते हैं? जिनके पास गवर्नमेंट ऑफिस होता है, हु होल्ड्स अ गवर्नमेंट ऑफिस, उनको हम बोलते हैं ऑफिशियल मेंबर्स। दोज मेंबर्स हु डज नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, उसे हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो वो सरकारी सदस्य, राइट, जिनके पास एक सरकारी नौकरी है वो, और एक सरकारी डेजिग्नेशन है, तो उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल मेंबर्स। और जिनके पास एक सरकारी जॉब और एक सरकारी ऑफिस नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो अभी बोला क्या गया कि इंडियंस को हम एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही लेंगे, ऑफिशियल मेंबर्स की बात नहीं हो रही। इंडियंस को हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में इनकॉर्पोरेट करेंगे और लेकर आएंगे इन द काउंसिल, राइट। तो इसलिए 1862 में ये एक्ट आया था 1861 में, और 1862 में जो वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने ये भी देखा था कि जो वाइसराय की काउंसिल थी उसमें कुछ मेंबर्स थे जो एग्जेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करते थे, और कुछ थे जो लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म करते थे। तो आपने एक चीज़ इस एक्ट में ध्यान रखनी है, वो ये कि पहली बात की नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात हो रही है, इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। और सेकंड ध्यान रखना है कि जो जो इंडियंस एसोसिएट किए जा रहे हैं वाइसराय की काउंसिल में, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ही काम करेंगे, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शंस को ही परफॉर्म करेंगे। अभी तक उनको एग्जेक्टिव एंट्री नहीं दी गई, अभी तक उनको
एग्जेक्टिव फंक्शंस में और एग्जेक्टिव काउंसिल में एंट्री नहीं दी गई, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में इंडियंस को डाला गया। वो 3 थे। कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये नाम आप अच्छे से याद रख लेना। लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो बॉम्बे एंड मद्रास की, उनको वापस कर दी गई। हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या देखा कि बॉम्बे एंड मद्रास को सबॉर्डिनेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ली गई, उसके बाद उनकी एग्जेक्टिव पावर्स ली गई, तो उनको बिल्कुल ही डॉर्मेंट कर दिया गया था। बट इस एक्ट में क्या किया गया, बॉम्बे एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स की, वो खुद के एरिया में खुद से लॉ बना सकते हैं, वो पावर उनको दी गई। तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब कि जब जो एक सेंटर है जो कंट्रोल करता है सारे के सारे एरिया को, वो अपनी पावर्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द यूनिट्स। अभी जो उस सेंटर को, जो अलग अलग यूनिट्स उस सेंटर को बनाती हैं, अब उनको उनकी पावर्स हैं जो हम वापस करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, राइट। तो जब एक सेंटर पे कंट्रोल ना होके, कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये सेंटर है, राइट, तो ये सेंटर क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। बट अभी इसमें क्या होगा कि ये सेंटर अपनी सारी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और ये खुद की पावर्स को कम करने के बाद बाकी की प्रोविंसेस की पावर को रिस्टोर कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी और कौन कौन सी प्रोविजन थी इस काउंसिल एक्ट की? तो इस काउंसिल एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने की परमिशन दी गई बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब को, राइट। तो अभी हुआ क्या कि ये हमने देखा, पहले तो ये बॉम्बे है और ये मद्रास है, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी इनको वापस किया गया, राइट। उसके साथ साथ बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में क्या किया गया, इन 3 प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टेब्लिश करने की परमिशन दी गई। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश करने का क्या मतलब है कि इन एरियाज़ में अगर आप कोई लॉ लाना चाहते हो तो आप उस लॉ को खुद से बना सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन सारी प्रोविंसेस को उनकी जो पावर है वो दी गई। कौन सी पावर? लेजिस्लेटिव पावर, इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। तो उसके बाद आता है पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट में। पोर्टफोलियो सिस्टम का क्या मतलब है? पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब जब एक मेंबर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है तो उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। एक पर्सन है, राइट, तो वो जो एक पर्सन है वो एक ही डिपार्टमेंट को नहीं कंट्रोल करता, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ये उसका क्या हो गया? पोर्टफोलियो हो गया। ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। ओके। उसके बाद एक और चीज़ थी कि जो वाइसराय था उसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। अगर हम करंटली बात करें तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इंडिया की वो है प्रेसिडेंट के पास, राइट। जब पार्लियामेंट छुट्टी पे होती है, जब पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, प्रेसिडेंट ऐसा लॉ बना सकता है जिसकी लाइफ क्या होगी, 6 मंथ ही होगी। 6 मंथ के अंदर अंदर, राइट, उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट डिस्कस करेगी और अगर वो अप्रूव करती है तभी वो एक लॉ बनता है। तो यही एक सेम जो जो ये प्रोविज़न है जो हम अभी देखते हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आती है इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से, जिसमें ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये दी गई थी वाइसराय को और इस ऑर्डिनेंस की लाइफ उस टाइम पे भी 6 मंथ ही थी। ओके। तो अभी बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट की सीरीज़ में सेकंड एक्ट है। पहले हमने देखा है 1861 का एक्ट और अभी हम देखेंगे 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या किया गया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनके नंबर को इंक्रीज़ किया गया इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बताया बॉम्बे, मद्रास, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स उनको दे दी गई। फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हो गए, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी गई। इट मीन्स जो ये सारे प्रोविंसेस थे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर्क कर रही थी प्रोविंसेस लेवल पे, राइट,
प्रोविंशियल लेवल पे, तो वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को आप और इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ सकते हैं, राइट। उसके बाद ज़्यादा पावर्स दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, तो यही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इनको और क्या किया गया, इनको पावर दी गई कि ये अभी बजट को डिस्कस कर सकते हैं, एग्जेक्टिव से और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। साथ के साथ जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इनको नॉमिनेट करने की पावर हमने पिछले एक्ट में देखा कि वो थी वाइसरॉय के पास, राइट। तो इसको अभी और इम्प्रोवाइज किया गया। क्या किया गया, जो ये वाइसरॉय था वो नॉमिनेट कर सकता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, राइट, इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट किसकी रिकमेंडेशन पे, वाइसरॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका मतलब कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और इसमें अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अलाउ करना है, तो वो वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कि कौन कौन से मेंबर्स और कौन कौन से पर्सन्स नॉन ऑफिशियल मेंबर बन के इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। बट कौन उसको रेकमेंड करेंगे, ये रेकमेंड किए जाएंगे बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये तो होगी सेंट्रल लेवल पे। अभी प्रोविंशियल लेवल पे अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करना है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। तो अभी यहाँ से हमने क्या देखा कि एक जो इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रोविज़न है, राइट, वो इंट्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई थी थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। मतलब इस एक्ट में एक तरह के, मतलब चाहे इस एक्ट में मेंशन नहीं है वो वर्ड, पर फिर भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरह की इलेक्शन का प्रोसीजर, चाहे इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो, इलेक्शन का प्रोसीजर एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया था, राइट। तो नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पे, और मिंटो जो वाइसरॉय था उस टाइम पे, राइट। तो इस एक्ट में भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको इंक्रीज किया गया। इट मीन्स जो इंडियंस थे उनकी एसोसिएशन को इंक्रीज किया गया इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इट मीन्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसके साइज को इंक्रीज किया गया। अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो पहले उसमें 16 मेंबर्स थे, बट उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया गया, अभी वो हो गए थे 60 इन टोटल सेंट्रल लेवल पे। और अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंशियल लेवल पे ये जो नंबर है ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ प्रोविंसेस में ये नंबर ज़्यादा था, कुछ प्रोविंसेस में ये नंबर कम था। हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर की, राइट। कहीं पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा थे, कहीं पे कम थे, तो एक यूनिफॉर्म नंबर हमारे पास नहीं है। बट अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसमें 60 मेंबर्स हो गए थे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसमें क्या था कि ऑफिशियल मेजोरिटी थी, राइट। अभी ऑफिशियल मेजोरिटी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि मेंबर्स दो तरह के हैं, राइट, ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो ऑफिशियल मेंबर्स कौन से, दो गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से, जो गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं करते, राइट। तो अगर तो फॉर एग्जांपल अगर आप 50 मेंबर्स की बात करो कि देयर आर टोटल 50 मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर सेंट्रल लेवल पे टोटल 50 मेंबर्स हैं तो उसमें से अगर 25 से ज़्यादा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो गई। बट अगर उस 50 में 25 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है। ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स के हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स। अगर ज़्यादा गिनती में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं तो उसे हम बोलेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी। तो अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें वहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब वहाँ पे जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वही ज़्यादा थे। ऑल दो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया गया था, बट वहाँ पे जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी जो नंबर था वो ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। बट अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी मेजॉरिटी इंक्रीज हो गई थी। इट मीन्स वहाँ पे ऑफिशियल मेंबर्स कम हो गए थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा हो गए थे। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू किया गया एग्जेक्टिव काउंसिल में, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो वाइसराय की काउंसिल थी उसमें दो तरह के मेंबर्स थे। कुछ मेंबर्स जो एग्जेक्टिव फंक्शंस का परफॉर्म कर रहे थे, कुछ मेंबर्स जो
लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भी और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भी। इन दोनों एक्ट्स में हमने बात की थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करने की एट द लेजिस्लेचर लेवल, जो लॉ बनाएंगे। इंडियंस को अभी तक हम इंक्लूड कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, बट जो ये 1909 का एक्ट था, इसमें पहली बार जो ये वाइसराय की काउंसिल है जो एग्जेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसमें इंडियंस को लाना स्टार्ट किया गया था इस एक्ट के थ्रू। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को ला रहे थे। इस एक्ट में हम इंडियंस को एग्जेक्टिव काउंसिल में भी इंक्लूड करने के लिए बोल रहे थे, राइट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जेक्टिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स, दोनों लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे भी एंड सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेवल पे ही हम इंडियंस को एसोसिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो पहले जो इंडियन थे जो इस एग्जेक्टिव काउंसिल में जाकर बैठे थे एज अ लॉ मेंबर, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस एक्ट में और क्या किया गया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया टू द मुस्लिम्स। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि अगर कोई पर्सन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी वाले ही डाल सकते हैं, राइट। तो ऐसा मुस्लिम्स के लिए किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और क्या बोला जाता है, मोन्टैग चैलेंजफोर्ड रिफॉर्म। मोन्टैग चैलेंजफोर्ड रिफॉर्म। मोन्टैग उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और चैलेंजफोर्ड उस टाइम पे वाइसराय था, राइट। तो इस एक्ट में क्या किया गया, इस एक्ट में जो ये सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, उसको और लूज किया गया, राइट। कंपनी रूल में हमने देखा था कि सारे का सारा कंट्रोल सेंटर के पास जा रहा था, राइट। बट जो ये अभी क्राउन रूल चल रहा था, इसमें क्या देखा गया कि सेंटर का जो कंट्रोल था उसको लूज किया गया, प्रोविंसेस को जो उनकी पावर है वो देनी स्टार्ट की गई थी, राइट। बट अभी हमने क्या देखा था कि जो क्राउन रूल है उसमें ये क्या टेंडेंसीज थी। तो अभी जो क्राउन रूल था उसमें हमने क्या देखा था कि जो एक सेंटर था उसकी जितनी भी पावर थी उसको लूज करने की जो एक टेंडेंसी थी वो चल रही थी इन सारे एक्ट्स में, राइट। जो ये सेंटर है उसको हम थोड़ा सा वीक कर दें और जो प्रोविंसेस हैं उनको हम उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी फ्रीडम है वो दे दें। तो ये सारी टेंडेंसीज चल रही थी क्राउन रूल में। तो इस एक्ट में क्या किया गया, वही चीज़ कि जो सेंटर का कंट्रोल था उसको लूज किया गया प्रोविंसेस पे, और प्रोविंसेस को उनके अलग से सब्जेक्ट्स दे दिए गए। अभी ये क्या चीज़ है, अभी सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको आप गवर्न कर सकते हो, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पर आप एक लॉ बना सकते हो, राइट। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वाटर है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पुलिस है, आर्मी है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम मतलब जिन पर हम लॉज बना सकते हैं। देयर आर मैनी मोर एरियाज, राइट। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट किया गया, उस उनमें से जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट थे वो दिए गए सेंटर को और बाकी के दिए गए प्रोविंसेस को। तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया एट सेंट्रल लेवल, एट प्रोविंशियल लेवल। सेंट्रल लेवल पे तो सब्जेक्ट्स दे दिए गए, बट जो ये प्रोविंसेस को सब्जेक्ट दिए गए थे उनको डिवाइड किया गया इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो जो ये प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होंगे उनमें जो गवर्नर है प्लस जो उसकी मिनिस्टर की काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्शंस के लिए टू द लेजिस्लेचर, राइट। अगर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे कोई लॉ बनता है, उस लॉ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करें तो इन रिजर्व सब्जेक्ट्स पे अगर कोई लॉ आएगा तो उसके रिगार्डिंग गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए हमारे जो इंडिया का सिस्टम है ना वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है,
पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में जो एग्जेक्टिव होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्शंस, राइट। तो लेजिस्लेचर में उनको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है कि जो उन्होंने अपने ऑफिशियल जो जो उन्होंने अपने ऑफिस में रहकर एक्ट्स परफॉर्म किए हैं, तो उनके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, राइट। तो यही एक डिफरेंशिएशन था ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि रिजर्व्ड में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो यही जो एक तरह की सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या किया गया था, जो ये सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस पे उसको डीमार्केट किया गया था और सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया गया था इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ओके, तो जो ये एक डुअल सिस्टम है ना ट्रांसफर एंड रिजर्व वाला, उसको हम बोलते हैं डायरकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं डायरकी, डबल गवर्नमेंट। उसके बाद और क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के द्वारा। पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस की प्रोविज़न को कहीं ना कहीं इंडिकेट किया जा रहा था, राइट। जब वाइसराय और जब गवर्नर नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, तो वहाँ से इंडिकेशन हो गई थी कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी होंगी, राइट। तो इस एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शंस को लाया गया और बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। बायकैमरलिज्म मतलब जब एक लेजिस्लेचर में, जब एक काउंसिल में दो हाउसेस होंगे। जैसे अभी हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, राइट। लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस, राइट। सेम वे जो हमारी स्टेट्स हैं इंडिया की, उनमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनिकैमरलिज्म है। तो अभी ना यहाँ पे देखो, बाई का मतलब होता है टू। एक वर्ड होता है हमारे पास यूनी का मतलब रहता है वन, इट मीन्स विद वन हाउस। यूनिकैमरलिज्म द स्टेट और अ कंट्री विद वन हाउस, एंड बाइकैमरलिज्म मतलब बाई का मतलब होता है टू, तो बाइकैमरलिज्म मतलब द हाउस, सॉरी, द काउंसिल विद टू हाउसेस, राइट। तो बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, 1919 में, यस। उसके बाद 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय काउंसिल जो एग्जेक्टिव काउंसिल से इंडियंस थे। देखो पिछले एक्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उनको एज अ लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया एग्जेक्टिव काउंसिल में। पहले इंडियंस को बुलाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसके बाद धीरे धीरे उनकी इंट्रोडक्शन की गई एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन एग्जेक्टिव काउंसिल। तो उस टाइम पे एक ही मेंबर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी क्या किया गया, वाइसराय की जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी उसमें 3 मेंबर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे, ऐसी प्रोविजन आई थी। ओके, और क्या प्रोविजन थी, अभी जो हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को, अभी उसको ही और एक्सटेंड किया गया। अभी सिख्स के लिए भी लाया गया, इन क्रिश्चियंस के भी लाया गया, एंग्लो इंडियंस हो, यूरोपियंस हो, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेकर आई गई। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब एक कम्युनिटी में से कोई इलेक्शंस में खड़ा हुआ है तो उसको सिर्फ वही कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं, राइट। किसी और कम्युनिटी से उसको वोटिंग नहीं हो सकती। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रोविज़न को, जिसको और एक्सटेंड किया गया इस एक्ट में। और क्योंकि हमने देखा कि डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो डायरेक्ट इलेक्शंस क्या कैसे होंगी, डायरेक्ट इलेक्शन होगी जब वहाँ के जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वो वोटिंग करेगी। तो जो ये वोटिंग थी, वो जो फ्रेंचाइज थी, राइट, वो जो राइट टू वोट था वो लिमिटेड था। हमारे इंडिया में कौन सा राइट टू वोट है, हमारे इंडिया में यूनिवर्सल राइट टू वोट है। यूनिवर्सल मतलब सभी को। जब वंस अ पर्सन अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज, जब 18 साल की उम्र के आप हो जाते हो, तो उसके बाद सभी लोगों को जो 18 साल की जो 18 साल से ऊपर हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू वोट वंस दे अचीव्ड द 18 ईयर्स ऑफ एज। बट ये जो चीज़ थी यूनिवर्सल राइट टू वोट था, वो उस टाइम पे नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में जो ये राइट टू वोट थी वो दी तो गई थी। फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, वो दी तो गई थी, बट वो कुछ लोगों को ही दिया गया था, राइट। वो कौन कौन से थे, वो दिया गया था द पर्सन विद प्रॉपर्टी, द
द पर्सन हु वर पेइंग टैक्सेस, द पर्सन हु वर एजुकेटेड। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको राइट टू वोट दिया गया था। उसके बाद हाई कमिश्नर का ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया लंदन में और पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस करने की प्रोविज़न बताई गई। पब्लिक सर्विस कमीशन वो जो ब्यूरोक्रेट्स को, जो आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को आफ्टर एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की प्रोविज़न थी। इसके बाद जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो 1926 में आ गया था। फिर उसके बाद प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से। हमने क्या देखा कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया था, सेंटर के अलग कर दिए गए थे सब्जेक्ट और प्रोविंसेस में अलग कर दिए गए थे। तो सेम वे जब हम प्रोविंसेस को उनकी ऑटोनॉमी, उनकी फ्रीडम दे ही रहे हैं तो बजट भी उनको खुद बनाने का अधिकार हम क्यों ना दें। तो इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रोविंसेस को बजट बनाने के लिए भी अलाउ कर दिया था। तो सेंट्रल लेवल पे अब अलग बजट बनेगा और प्रोविंस लेवल पे अब अलग बजट बनेगा। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पहले तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये लेंथीएस्ट एक्ट था और इसने मेजरली कंट्रीब्यूट किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। मतलब अगर हम बोले कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़्यादा प्रोविजंस वो किस एक्ट से ली गई हैं, तो ज़्यादा प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं, राइट। तो इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट में इंडिया को फेडरेशन बनाने की बात की गई, ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी फेडरेशन का क्या मतलब होता है, फेडरेशन मतलब ग्रुप, राइट, जिसमें जो बाकी के राज्य हैं, राइट, प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, वो एज यूनिट्स एक्ट करेंगे। इट मीन्स कि एक ही कंट्रोल में सारी वो यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, राइट। होगा तो सारा सिस्टम यूनिटरी, बट प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स अपने अपने लेवल पे एक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। तो इस एक्ट में 3 लिस्ट बनाई गई। 3 लिस्ट मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स को ना अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। कुछ सब्जेक्ट्स को रखा गया फेडरल लिस्ट में, कुछ सब्जेक्ट्स को रखा गया प्रोविंशियल लिस्ट में और बाकी के सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में, राइट। तो क्या किया गया, 3 लिस्ट बनाई गई। फेडरल लिस्ट थी सेंटर के लिए, इट मीन्स वो सारे सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो सेंटर को दे दिए गए इस लिस्ट में, जिसे हम बोलते हैं फेडरल लिस्ट। तो इसमें 59 आइटम्स थी। उसके बाद 54 जो सब्जेक्ट्स थे, जो एरियाज थे जिसको गवर्न किया जाएगा प्रोविंसेस के द्वारा, उन एरियाज को, उन सब्जेक्ट्स को डाल दिया गया प्रोविंशियल लिस्ट में। और बाकी के 36 सब्जेक्ट्स थे जिन पे सेंटर भी लॉ बना सकती है और प्रोविंसेस भी लॉ बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे सेंटर एंड प्रोविंसेस दोनों ही लॉ बना सकते हैं उसको रखा गया इन द कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। और जो बाकी की रेजिडुअल पावर थी ना वो वाइसराय को दी गई। इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो और कुछ एरियाज रह गए हैं, जो रेजिडुअल एरियाज रह गए हैं बच्चे कुचे, वो सारे वाइसराय को दे दिए गए। तो ये रेजिडुअल पावर्स थी, जो बच्ची कुची पावर्स थी, जो इन 3 लिस्टों में नहीं थी आ रही, उनको दे दिया गया टू द वाइसराय। तो इस पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन ही पूछा था कि रेजिडुअल पावर्स किसको दी गई थी। तो ये जो रेजिडुअल पावर्स थी ना ये दी गई थी वाइसराय को। उसके बाद जो ये डायरकी का सिस्टम था, पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया सेंटर एंड प्रोविंसेस में, और जो प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया इनटू ट्रांसफर एंड रिजर्व। तो ये जो सिस्टम था ट्रांसफर एंड रिजर्व वाली कैटेगरी का, इसको हम डायरकी बोलते हैं। तो इसको प्रोविंशियल लेवल पे अबॉलिश कर दिया गया, इस डायरकी को ख़त्म कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पे अभी, राइट। तो इसको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पे और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई, उनको फ्रीडम दे दी गई काम करने की। तो और क्या किया गया इस एक्ट में 1935, मैंने आपको बोला कि ये लेंथीएस्ट एक्ट था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थी। तो और क्या क्या थी कि जो मैंने आपको बताया कि जो ये सब्जेक्ट्स थे जिनको डिवाइड किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे ट्रांसफर एंड रिजर्व, तो वो डायरकी तो प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म कर दी गई थी। उस डायरकी को अब लेके आया गया एट द सेंटर लेवल। तो उस डायरकी को सेंटर लेवल पे लेके आया गया। तो जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे ना अभी उनको डिवाइड किया गया इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर, ओके। उसके बाद बाइकैमरलिज्म, जो पहले अभी प्रोविज़न हमने 1919 के एक्ट में पढ़ी थी, बाइकैमरलिज्म आया गया था, 2 हाउसेस होंगे लेजिस्लेचर काउंसिल के। तो वो बाइकैमरलिज्म उस एक्ट में आया था सेंटर में। तो जो सेंट्रल एसिडी काउंसिल थी उसको डिवाइड किया गया था 2 हाउसेस में, तो वहाँ पे आया था बाइकैमरलिज्म। अभी इस एक्ट में क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म को
तो अभी इस एक्ट में क्या किया गया, तो अभी इस एक्ट में बाइकैमलिज्म को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन से प्रोविंसेस है जहाँ पे बाइकैमलिज्म को लाया गया, राइट, जहाँ पे 2 हाउसेस बनाए गए, तो वो थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार। तो यहाँ पे जो भी इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी प्रोविंशियल लेवल पे, उनमें 2 हाउसेस बनाए गए, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। उसके बाद जो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की बात बोल रहे हैं, जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, जो पहले मुस्लिम्स को दिया गया था, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस को, एंग्लो एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को दिया गया था, अब इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया टू द डिप्रेस क्लासेस एंड वीमेन एंड वर्कर्स में, राइट। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको और इलेबोरेट किया गया, उसको और एक्सपेंड किया गया। उसके बाद जो 1858 के एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए, उसको भी इस एक्ट में अबॉलिश किया गया था, राइट। तो और क्या प्रोविजन थी इस एक्ट की, और प्रोविजन ये थी कि इस एक्ट में जो राइट टू वोट था, राइट टू वोट को और थोड़ा एक्सपेंड किया गया। वोटिंग राइट इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है, तो वहाँ की 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया, वोटिंग राइट को और एक्सपेंड किया गया, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। उसके बाद फेडरल, नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट प्रोविंशियल लेवल पे भी पब्लिक सर्विस कमीशन को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई, और साथ के साथ फेडरल कोर्ट को बनाया गया इन 1937। तो इसमें अभी जो लास्ट एक्ट आता है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये है जी भाई लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो जो ये प्लान लेकर आए थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान 2 कंट्रीज बना दी जाए फ्रॉम द अनडिवाइडेड इंडिया, राइट। तो ये इनका प्लान था कि 2 डोमिनियंस इंडिया को बना दिया जाए। तो जो पाकिस्तान है वो एक अलग डोमिनियन होगा जो खुद से रूल करेगा, और जो इंडिया है वो अलग डोमिनियन होगा। बाद जो इसी चीज़ के चलते हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कार्व आउट किया गया इन 1947। तो इसकी मेन प्रोविज़न क्या थी, तो जी जो ये ब्रिटिश रूल था इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा इस एक्ट का बोलना था कि ब्रिटिश रूल ख़त्म कर दिया जाएगा और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट बोला जाएगा। अभी सॉवरन का क्या मतलब है, सॉवरन का मतलब है फ्रीडम टू डिसाइड। जब आप खुद से डिसीजन ले सकते हो, जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट पावर है कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से गवर्न कर सकते हो, कोई काम आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, इट मीन्स आप एक सॉवरन स्टेट हो, राइट। तो इस एक्ट में बोला गया कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंस दे देंगे फ्रॉम अगस्त 15 1947 से। उसके बाद और क्या बोला गया कि इंडिया की पार्टीशन होगी और 2 डोमिनियंस बनेंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, दोनों इंडिपेंडेंट वे में काम करेंगे। कौन कौन से डोमिनियन, एक है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान, राइट। तो विद द राइट टू सीट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, अगर वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर बनकर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, अदरवाइज वो बाहर आ सकते हैं, राइट। तो वो अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। तो ऐसी कुछ प्रोविज़न थी। उसके बाद जो वाइसराय का ऑफिस था उसको अबॉलिश किया गया और उसकी जगह पे गवर्नर जनरल बनाया गया। इट मीन्स जो इंडिया है उसका अपना एक गवर्नर जनरल होगा, जो पाकिस्तान है उसका अपना एक गवर्नर जनरल होगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई जाएंगी दोनों डोमिनियंस की, ताकि वो अपना अपना एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना सकें, और जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स थे उनको रिपील किया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है इन डोमिनियंस के द्वारा। और क्या किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज हैं, राइट, दोनों डोमिनियंस की, वो अपनी अपनी टेरिटरीज को गवर्न कर सकती हैं, लेजिस्लेट कर सकती हैं जब तक एक नया नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता, राइट। उसके बाद बोला गया कि जो ये ब्रिटिश पैरामाउंट सी है, राइट, जो ये मतलब जो पार थी, ब्रिटिश पार थी, उसको ख़त्म किया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज टू, मतलब जितना भी, इसका मतलब है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उन सब में जो ब्रिटिश का कंट्रोल है वो भी 15 अगस्त 1947 से ख़त्म हो जाएगा, और फ्रीडम होगी ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास कि चाहे वो इंडिया को ज्वाइन कर सकती हैं और या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती हैं, और चाहे वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो इस प्रोविज़न का क्या मतलब है कि जो ये प्रिंसली स्टेट थी, देखो जब इंडिया उस टाइम पे था तो इंडिया में 2 तरह की स्टेट थी। एक तो था ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स जो डायरेक्टली गवर्न की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और एक थी प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे किंग्स थे, प्रिंसेस थे, राइट। जब
इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया की जो भी टेरिटरी थी वो तो आ गई जी इंडिया के अंदर। और जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी इनको ऑप्शन दी गई कि या तो वो इंडिपेंडेंट रहीं और या वो इंडिया का पार्ट बन जाएं और या वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, क्योंकि दो डोमिनियन बनने जा रहे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन थी कि वो किसी भी डोमिनियन को चाहें वो ज्वाइन कर सकती हैं, और साथ के साथ अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहती तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। तो जो भी गवर्नर जनरल्स थे, चाहे वो इंडिया का था चाहे वो स्टेट्स के थे, तो उनको एक नॉमिनल हेड के रूप में बताया गया, राइट। तो वो एक्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे। देखो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें ना, तो गवर्नमेंट के तीन फंक्शंस होते हैं, तीन ऑर्गन्स होती हैं। एक तो होती है जी एग्जेक्टिव, एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है जुडिशरी, राइट। जुडिशरी और एग्जेक्टिव, राइट, एंड लेजिस्लेटिव, ये तीनों हम ऑर्गन्स की बात करते हैं जब हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम एग्जेक्टिव की बात करें तो दो तरह के एग्जेक्टिव होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। एक होते हैं नॉमिनल एग्जेक्टिव और एक होते हैं रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल एग्जेक्टिव वो होते हैं जिनके पास मतलब दे आर जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जिनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, उनको काम करना होता है रियल एग्जेक्टिव के हेल्प से, राइट। तो असली डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? रियल डिसीजन मेकिंग पावर होती है रियल एग्जेक्टिव के पास इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और नॉमिनल हेड्स के पास इतनी पावर नहीं होती, उनको डिपेंड रहना पड़ता है डिसीजन मेकिंग के लिए रियल एग्जेक्टिव पे। तो ये प्रोविज़न थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। ओके, तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, राइट। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो उस फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो बनते हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। और जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो 1946 में बनाई गई थी वो बन जाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो संविधान बना रही थी वो अब असेंबली डायरेक्टली क्या बन जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो वो पार्लियामेंट का सारा काम अब कौन करेगा? जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया थी, राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्ट्स जो क्राउन रूल के अंदर पास हुए थे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे एक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स में शेयर कीजिए ताकि जो अच्छी नॉलेज है वो स्प्रेड हो। ओके ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।